नाज़रीन वेलकम बैक टू स्टूडियो वन, जहाँ पे आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तारिक खान साहब और डॉक्टर रणबीर शारदा। और बात ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी, डॉक्टर शारदा 1962 तक तो ले आए थे अमन की आशा को, उससे आगे चलते हैं। लेकिन ब्रेक में एक छोटा सा क्वेश्चन डॉक्टर खान ने पूछा था और मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपको जब वापस जाते हैं तो चीन और भारत के 1962 के ताल्लुकात के बारे में उन्हें कुछ बात करना चाहते हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसका एक मकसद था कि ना वो रूस के साथ रहें ना वो अमेरिका के साथ, मगर और उनके मकासद जो थे उनके वो बड़े आई थिंक अच्छे थे और वो चाहते थे कि ये जो थर्ड वर्ल्ड जो थी उस ज़माने की वो अपने पैरों पे खड़ी हो, ना वो डिपेंडेंट रहे। मगर जब हो जाती है वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया जो है वो जाता है अमेरिका के पास आर्म्स लेने और फिर वहाँ जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का ऐसी तैसी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि वो जो है वो एक पिवटल पॉइंट था, जबकि जो हमारा ख़ित्ता एक और रास्ते जाता, मगर बहरहाल नहीं हुआ वो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है वहाँ रिलीजन जो है उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, ख़ास तौर से इस्लाम। अब जो है मसलन अगर आपने पढ़ी हो वो सैमुअल हंटिंगटन की किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसने बेसिकली रखे थे चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड को as basically the two communities that the US has to guard against। मगर 9/11 होता है और 9/11 के बाद अब पूरा बुखार जो है अब इस्लाम के ऊपर आ गया और मुसलमानों के ऊपर आ गया। कोई 9/11 के बाद से मुसलमानों पे बुखार उतारने के अलावा अमेरिका का कोई और मकसद इस वक्त खित्ते में वहाँ पे तो लगता है नहीं रह गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वो बैठा है, इराक़ में वो बैठा है और जहाँ कहीं पे भी बैठ सकता है, बैठा हुआ है खित्ते में अपने इस्टाब्लिश कर रहे हैं। मगर हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे अब चाहते हुए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर हम कोई मैसेज देना चाहें आज अपनी हुकूमतों को, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे कि क्या ऐसा कदम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए कि ये जो आज हम एक मेज़ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसी तरीके से सारे लोग मिलकर बैठ सकें? सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, आपने मुझे पाकिस्तान के बारे में कहा तो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर जो इम्पेरिटी और जो वहाँ पर गरीबी है उसको दूर करो, और नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, अपने जो आपके रिलीजियस ग्रुप्स बने हुए हैं उनको आपस में मिलाओ, उनको जोड़ो और एक कोशिश करो कि वो पाकिस्तान एक के लिए काम करें, ना कि वो बलूचिस्तान के लिए काम करें, ना कि वो सिंध के लिए, ना कि वो पंजाब के लिए, एक ना नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के, एक देश के लिए वो काम करें, एक कंट्री के लिए काम करें। पहले अपने कंट्री में जब तक पीस नहीं होगी, देखिए जब तक घर काम आपने बड़ा मुश्किल बता दिया। जब तक अपना घर का ही आदमी का पेट नहीं भरा हुआ तो सुलह की बात क्या किसी से करनी। देखिए बात ये चाहे वो इंडिया हो तो चाहे कोई हो। डॉक्टर साहब बात ये है कि अगर आपको काम का और मशवरा नहीं देना चाह रहे, आप यही कह रहे हैं कि जी पहले लोगों का पेट भरो, तो पेट तो उनसे भरना नहीं, गुर्बत। मैं तो देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ कि जब तक दुनिया में गरीबी दूर नहीं होगी, 3 बिलियन लोग जो हैं जब तक उनको रात दिन का खाना नहीं मिलेगा तब तक दुनिया में पीस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आप बताइए, आप इंडिया की गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे कि ऐसी क्या बात इंडिया की गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिससे ये पीस प्रोसेस स्पीड अप हो सके? देखिए मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, आई थिंक बिल्कुल सही बात है। पावर्टी बहुत बड़ा एक इशू है और उसको डील करना चाहिए, और इंडिया बहुत बेहतर पोजीशन में है जो कि डील कर सकता है। मगर बहरहाल जो कि आप प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि इंडिया चाहता है कि वो उस इलाके का ठेकेदार बन जाए, और ठीक है एक तरफ उसकी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, तो बड़ा भाई 1.3 ट्रिलियन बन जाए, बड़ा भाई बन जाए। नहीं मैं डॉक्टर साहब से डिसएग्री करता हूँ स्ट्रांगली। पहले अपना पूरा पॉइंट बता दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रहना है उधर तो आई थिंक हमें रहना है एज इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, आई मीन यू माइट बी इकोनॉमिकली बेहतर हो, पॉपुलेशन बड़ी हो, मगर पहली बात तो प्रिंसिपल अगर ये है कि हमें उधर रहना है साथ, तो वी हैव टू लिव विद सम सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो हैं नेशनलिज्म से खासा रिलेटेड, आया हो वो आसाम में मसला हो, कश्मीर में हो, या प्रॉब्लम जिसको ये माओइस्ट इंसर्जेंसी कहते हैं, वो सब जो हैं वो एक रिलेटेड हैं नेशनलिज्म से और पावर्टी से। और इंडिया को उन अपने बेहतरी के लिए उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आज नहीं करेगा तो कल करना पड़ेगा। तो मैं नेशनलिज्म और इंटरनल मामलात की जो डॉक्टर साहब ने बात की इंडिया की, आपके ख्याल में वो कोई असरअंदाज हो सकते हैं इंडिया में? देखिए नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है।
उसका रीज़न एक सबसे बड़ा मैं आपको देता हूँ, वहाँ पर है कोलिशन गवर्नमेंट्स। अब जो कोलिशन गवर्नमेंट्स में इंक्लूडिंग देखिए कम्युनिस्ट पार्टीज, इनकी बात ठीक है, मैं वही बताने लगा, इंक्लूडिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी जब कश्मीर का इशू आता है तो वो कहती है ये क्या आपने कर दिया, ये तो नॉन नेगोशिएबल इशू है। ऐसी बात नहीं है, हर इशू नेगोशिएबल दुनिया में होता है, कश्मीर भी नेगोशिएबल है, हाँ जी। और जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से लड़े, चाहे वो असम का इशू है, चाहे वो बोडोलैंड का इशू है, अगर नहीं होगा ये तो हर जगह पे बैठ के गवर्नमेंटों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अब हिंदुस्तान का प्रोस्पेक्टस इसलिए मैं बेटर समझता हूँ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जिसमें वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, हैं जी, जिसको आप कह सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कल को हो भी सकता है, मतलब मैं एक बिलीव करता हूँ कि कोई भी कंट्री टूट सकती है, एनी कंट्री, इट डजेंट मैटर। आप तब तक हमेशा ये कहते रहोगे कि नहीं इंडिया एक है, एक है, एक है, उसमें इंक्लूडिंग, हैरानी की बात है, डॉक्टर साहब की बात सही है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टीज़, वो भी कहती हैं ये क्या बात कर दिया आपने। लेकिन जब बात आती है एक गरीबी हटाने की, 35 साल राज किया कम्युनिस्टों ने वेस्ट बंगाल में, 35 साल, लेकिन आज भी वहाँ गरीबी वैसे की वैसे। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट हम लेके चल रहे थे अमन की आशा का, कि जी आपस में क्या करना है दोनों, आपस में देखिए फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के कम्युनिकेशन लेवल पर लोग इतना एक दूसरे के पास बढ़ जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। एजुकेशन, मैं भूल गया ये कहना, सबसे बड़ा इशू है एजुकेशन। पॉवर्टी एंड एजुकेशन दो इश्यूज़ हैं। जब एजुकेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 90% प्लस हो जाएगी, आधे इश्यूज़ अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। इन दो मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट का है। ट्रस्ट है नहीं, और ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेंगे जब इतने सारे मसले हैं। तो कम से कम एक मिनिमम प्लेटफॉर्म पे ये तो अग्री कर लें कि भाई मसले क्या हैं। आया पानी का मसला है, आया कश्मीर का है, बेसिक मसले तो आ गए। बेसिक मसला जो सबसे पहले आया वो आया भूख का, हंगर का, कि ये दोनों के बीच में लोग भूखे बैठे हैं, जिनको लोग, वो तो इंटरनल मसले हैं दोनों के, उन्हीं को लोग एब्यूज़ करके उसी एक ओपिनियन को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ गया जी एजुकेशन का मसला, एजुकेशन का दूसरा मसला। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं ये दोनों इश्यूज़, बल्कि मैं तो अपनी मेरी आधी ज़िंदगी इनके ऊपर काम करने में लगी है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि अमन कैसे होगी, अमन कैसे होगा इन दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फिर वी हैव टू गो टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। क्या मसला है जो कि ये आगे आपस में बैठ नहीं सकते हैं। अभी तो देखिए इंडिया जो है वो कहता है कि हम कंपोजिट डायलॉग नहीं करेंगे, हमें पहले आप ये टेररिज्म के ऊपर आप एक्शंस लें, उसके बाद हम जाके ये कम से कम। तो आपके ख्याल में ठीक है, हमें टेररिज्म के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पहली चीज़ होगी। देखिए एक्शन आइसोलेशन में नहीं होगा ना, जी ये नहीं कह रहे कि आइसोलेशन में लें, अगर आप बैठ के कम से कम आइडेंटिफाई तो करें कि क्या क्या इश्यूज हैं जिन पे आप बात करेंगे। अगर वो अग्री कर जाते हैं दोनों पार्टीज, तो फिर आई थिंक आप बात करें कि अब प्रायोरिटीज क्या हैं। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपको, जी बोलिए। कि माफ़ करना, मैं पाकिस्तान के बारे में जितना कुछ जानता हूँ, पाकिस्तान की किस गवर्नमेंट से बात की जाए, आर्मी से या पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट? देखिए जी, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करें, आया उसमें क्या वो इंटरनल मसला है उनका कि वो किसके कौन आएगा। अगर आर्मी का दखल तो ज़रूर होगा, आर्मी, बल्कि हो सकता है कि आर्मी एक पिवटल रोल अदा करे। आर्मी का अगर दखल रहेगा तो कैसे पॉलिटिशियन आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं? ये तो वही बात है। जरदारी साहब ने कहा कि ISI का हेड जो है वो इंडिया भेज दो, वहाँ जाके वो बातचीत कर ले। जब ये बॉम्बे का अटैक हुआ, आर्मी ने कह दिया नहीं, तो फिर इशू क्या हुआ? एक आपसे दोनों से माजरत के साथ मैं जो बात आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, जो बात मैं समझ पाया हूँ और जो अपने नाज़रीन तक मैं पहुँचाना चाहूँगा, बेसिकली आप दोनों के सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का। डॉक्टर तारिक ख़ान, डॉक्टर अमीर शारदा, आप दोनों ने माशाल्लाह अपनी अपनी बहुत मसरूफियात में से वक्त निकाला और बहुत सारे हासिल हमने गुफ्तगू की। कम अज़ कम हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं, आइडेंटिफाइड इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे बात करने में भी कोई मज़ायका नहीं है और हमें एक दूसरे के माजी से घबराना तो है नहीं। ये तो सोचना नहीं कि भाई हमने कोई बात करनी तो कल को कोई कहेगा यार परसों तो इसने ये बात की थी, आज ये बात कह रहा है, या फलां बात कर रहा है, या फलूँ बात कह रहा है। तो जो भी इस तरीके की तमाम सेंसिटिव चीज़ें हैं उन सब पे बात हो सकती है। इन सब बातों के साथ कोई वजह ऐसी नहीं है कि हम अमन की आशा का जो प्रोजेक्ट लेकर चले हैं, जो तमन्ना, जो आशा हमारे दिल में है, उसे लेकर हम एक मंजिल तक ना पहुंच सकें। वी बोथ कैन को एग्जिस्ट,
we will both work out a formula how to coexist in the region towards the betterment of each other, of both the countries, of both the people. और एक वक्त होगा इंशाअल्लाह कि जब इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों मुल्कों में कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा और दोनों के दरमियान अमन व सुकून होगा, तिजारत होगी, भाईचारा होगा। इसी पैगाम के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। देखते रहिएगा स्टूडियो वन। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।